हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे संविधान, भारतीय संविधान में जो कुल अनुच्छेद है उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और ये सारे अनुच्छेद हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे। और चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो हमारे जो यूपीएससी है और बीपीएससी है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में जो हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल्स हैं, टोटल अनुच्छेद हैं, वो जाके हैं 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं जो कि संविधान बनाने जो जिस समय बना था उस समय से लेके अभी तक जो मौजूद हैं वो पूर्ण रूप से 395, लेकिन जो बाद में जो जोड़ा गया है उनको मिलाकर टोटल हो गए हैं जाके 450। यानी कि अभी 450 अनुच्छेद टोटल हमारे भारतीय संविधान में मौजूद है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भाग वन में। हम इसको डिफाइन किए हैं, भाग वन में रखे हैं 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल को। 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल में से आर्टिकल नंबर 1 में देखें तो आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है। यानी कि जो भारत है वो राज्यों का क्या है, समूह है। भारत राज्यों का समूह है, ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है राज्य निर्माण स्थापना। यानी कि किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट का जो गठन होता है, स्थापना होता है, तो वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत होता है। जैसे हाल ही में 2014 में तेलंगाना राज्य का स्थापना गठन किया गया था, तो वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत ही किया गया था। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। तो आर्टिकल नंबर 3 में दोस्तों, आर्टिकल नंबर 3 है जो दो से रिलेटेड है। जो जब दो में किसी भी राज्य का गठन हो जाता है तो गठन होने के बाद उसका नामकरण, उसका क्षेत्राधिकार तो जो दिया जाता है वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत दिया जाता है। यानी हम लोग आर्टिकल नंबर 3 के तहत उनको क्षेत्र और नामकरण कर सकते हैं। वैसे अगर जो आर्टिकल नंबर 2 की बात करें तो राज्य निर्माण स्थापना, ये जो है जो किसी भी प्रदेश से, यानी हमारे भारत देश से जो अलग हैं उनसे अगर जो किसी भी स्टेट या राज्य को हम अपने देश में सम्मिलित करना चाहेंगे तो वो ही आर्टिकल नंबर 2 के तहत ही हम अपने भारत में शामिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4 की। तो आर्टिकल नंबर 4 है जो 2 और 3, ये 2 3 है जिसका यूज किया जाता है आर्टिकल नंबर 4 में। यानी कि अनुच्छेद 4 में हम ये दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ये था भाग नंबर 1। अब बात करते हैं भाग नंबर 2 की। 2 की बात करें तो भाग 2 में हमें पढ़ना है जाके नागरिकता के बारे में, और भाग 3 में पढ़ना है मौलिक अधिकार के बारे में। और भाग 4 जो है, जो भाग 4 में पढ़ना है नीति निर्देशक। यानी जो ये तीनों पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। यानी इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें उसमें नागरिकता के बारे में पढ़ना है, जो मौलिक अधिकार है, जो लोगों का अधिकार है उसके बारे में बताना है, और नीति निर्देशक यानी कि नीति के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है वो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक में पढ़ना है। तो ये हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करते हैं भाग 5 के 51 नंबर में। यह बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद। ये क्या होता है, ये हमारे संविधान में नहीं था। इसको 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था।
यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, वो 42वें संशोधन 1976 में इसको हमारे जो संविधान है उसमें जोड़ा गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय के ओर चलते हैं। तो राष्ट्रपति जी का जो निर्माण होता है, नियुक्त होता है, वो होता है आर्टिकल नंबर 52 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 52 में उनको पद निर्धारित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है उनके पद पर। जब पद हो गया तो उनको शक्तियाँ कार्य भी मिलेगा, पावर्स मिलेंगे। तो वो जो शक्तियाँ कार्य मिलता है वो आर्टिकल नंबर 53 के तहत उनको दिया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54। तो ये अनुच्छेद 54 होते हैं, उनको निर्वाचन किया जाता है, यानी निर्वाचन के द्वारा उनको पद निर्धारित किया जाता है और शक्तियाँ प्रदान की जाती है निर्वाचन के द्वारा। अब बात करते हैं, जब निर्वाचन हो गया, शक्तियाँ मिल गई, पद निर्धारित हो गया, तो उनको किस प्रकार हटाया जा सकता है। जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको आर्टिकल नंबर 61 के तहत उनको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, यानी 61 के तहत उनको महाभियोग लगाकर उनके पद से खारिज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 72 के। तो 72 के तहत उनको जो विरोध करते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उनको विरोध के जो अपराध करते हैं उनके विरोधी में उनको क्षमा दान की शक्ति भी दी गई है। यानी किसी भी व्यक्ति को क्षमा भी कर सकते हैं, वो उनके पावर्स होते हैं। 72 के तहत उनको क्षमा दान कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि भारत में किसी को अगर जो फांसी की सज़ा दी जाती है तो उनको क्षमा करने की शक्ति सिर्फ किनके पास है, वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 85 में लिखा है क्या, लोकसभा विघटन, यानी लोकसभा विघटन, यानी लोकसभा को विघटन कर सकता है तो वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, बिना प्रधानमंत्री की सलाह से वो राष्ट्रपति विघटन नहीं कर सकते, यानी उनको सहायता पड़ेगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री की सहायता से ही लोकसभा को विघटन कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश के बारे में बताया गया है। यानी कि हमारे जो संसद होते हैं उसमें 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उनको बैठक कराया जाता है, राष्ट्रपति ही करवाते हैं, और तीनों का बैठक होता है। किसी भी नियम, किसी भी कानून को लागू करने के लिए तीनों का परामर्श आपस में जरूरी होता है। अगर जो लोकसभा और राज्यसभा का बैठक नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति का जो पावर होता है वो खुद अपने पावर के यूज करके वो किसी भी नियम कानून को अपने देश में लागू कर सकते हैं। वे राष्ट्रपति के, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करना ही होता है नियम कानून को लागू करना, यानी अध्यादेश 123 के तहत वो किसी भी कानून को अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में होता क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर, किसी भी घटना पर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये बात नहीं है कि लेना ही है, अगर जो उनको ज़रूरत पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह ले सकते हैं। ये 143 के तहत है। तो ये था राष्ट्रपति का। अब चलते हैं उपराष्ट्रपति। वैसे राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो उपराष्ट्रपति की ओर चलते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद निर्धारित किया जाता है वो आर्टिकल नंबर 63 यानी 63 के तहत उनको पद पर नियुक्त किया जाता है। उनको पद मिलता है 63, अनुच्छेद 63 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है, यानी कि जो उनको वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं दिया जाता है, उनको राज्यसभा का सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है। तो उनको राज्यसभा का सभापति भी बुलाया जाता है, जो कि 64 के तहत आते हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति हैं उनको सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जो राष्ट्रपति खुद करते हैं। और जो मंत्री परिषद होते हैं वो मंत्री परिषद किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिकल नंबर 74 के तहत, यानी
अनुच्छेद 74 के तहत वो किसी मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, और वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है कौन? प्रधानमंत्री, जो कि 75 के तहत उनको नियुक्त किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, यानी प्रधानमंत्री बनते हैं 75, आर्टिकल नंबर 75 के तहत ही अंदर ही बनते हैं। अब आते हैं संसद की ओर। तो संसद का जो नियुक्त किया जाता है, संसद का गठन किया जाता है, वो होता है 79 के तहत, यानी आर्टिकल नंबर 79 के तहत वो संसद का गठन किया जाता है। अभी आप लोग को बताया कि संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो जो लोकसभा बड़ा होता है या राज्यसभा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं कि राज्यसभा बड़ा होता है और लोकसभा छोटा होता है, इसलिए राज्यसभा को ऊपर रखें और लोकसभा को नीचे रखें। तो राज्यसभा होता है जो कि आर्टिकल नंबर 80 के तहत आता है, यानी कि 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया जाता है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि 80, आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि लोकसभा अनुच्छेद कितने में आते हैं, तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में आते हैं, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 100। तो अनुच्छेद 100 में होता क्या है? ये 50-50% जैसे किसी भी मुद्दे पर किसी को भी वोटिंग किया जाता है, तो वोटिंग 50-50% यानी दोनों इक्वल सीक्वेंस में होता है। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष निर्णायक होते हैं, वो अध्यक्ष क्या करते हैं कि उनको किसी भी पक्ष में वो अपना मत रखते हैं, यानी दो मुद्दों पर वो किसी भी पक्ष में अपना मत रखेंगे, उसी को विजयी बनाया जाएगा, यानी कि उनको कहा जाता है अध्यक्ष निर्णायक मत। समझ गए? अध्यक्ष जो ही अपना मत किसी के पक्ष में रख सकते हैं, वो अध्यक्ष मत निर्णायक मत कहलाते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 100 के तहत आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 105, यानी अनुच्छेद 105। तो अनुच्छेद 105 के तहत संसद को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, जो कि 105 के तहत ही उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं 108। तो आप लोग कभी जानते होंगे कि किसी भी आप लोग सुने होंगे कि श्री श्री 1008 श्री 108 श्री। तो ये जो 108 श्री जो बाबा होते हैं वो आते हैं और वो समाज को भी अपने साथ बैठा लेते हैं और वो प्रवचन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, लोगों को गठन करके वहाँ पर बैठाते हैं। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को अपने ओर बैठक करते हैं, यानी कि अधिवेशन चलाते हैं, और उनके जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन जो उनका देख रेख करता है वो संसद का अध्यक्ष करते हैं। तो ये संयुक्त अधिवेशन होता है, वो अनुच्छेद 108 के तहत होता है। अब बात करते हैं 110 में, अनुच्छेद 110 में। तो जब बाबा प्रवचन दिए हैं तो उनको धन भी चाहिए, तो वो धन विधेयक कहलाते हैं, यानी 110 में आते हैं धन विधेयक, जो कि आर्टिकल नंबर 110 में आते हैं। इस ट्रिकली माध्यम से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। अब आते हैं 112, यानी अनुच्छेद 112। तो जो भारत में जो प्रत्येक वर्ष का जो आय व्यय होता है वो बजट कहलाता है, और वो बजट संसद को पेश किया जाता है, यानी कि बजट में सारे प्रत्येक वर्ष की खर्चा होता है जिसके बारे में वो बजट कहलाता है, और वो बजट को ही संसद में पेश किया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 116। तो जो वार्षिक व्यय में जो बजट में नहीं लिखा हुआ होता है वो लेखानुदान एक होता है, जो लेखानुदान भी संसद में ही पेश किया जाता है। वो बजट के अलग रहता है, यानी कि जो भी खर्च होता है देश के लिए वो बजट के विपरीत होता है, बजट में नहीं लिखा जाता है, तो लेखानुदान के तहत उनको संसद में पेश किया जाता है, और वो पेश किया जाता है वो अनुच्छेद 116 के तहत किया जाता है। अब बात करते हैं 117। 117 के अंतर्गत आता है वित्त विधेयक, यानी वित्त विधेयक का अनुच्छेद 117 में आते हैं। तो ये था संसद के। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो उनको क्या 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 पावर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले 124 अनुच्छेद में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा तो 124 के तहत ही किया जाता है। जैसे फिलहाल ही में जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था वो 124 अनुच्छेद के तहत ही किया गया था, यानी आर्टिकल नंबर 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 131 में मूल आरंभिक अधिकार या इसको बोला जाता है मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक्स्ट्रा कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं, कुछ क्षेत्राधिकार मिलते हैं, वो मिलते हैं कितना 131, यानी अनुच्छेद 131 के तहत उनको कुछ मूल आरंभिक अधिकार या मूल क्षेत्राधिकार भी दिया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 137। तो 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि संसद के द्वारा किसी भी नियम को, किसी भी रूल रेगुलेशन को जब लागू किया जाता है तो वो देश के लिए सही है या गलत है, उनको सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करते हैं, यानी जांच पड़ताल करते हैं, और उनके अगर जो हमारे संविधान के अनुरूप उनको पाते हैं तो उनको रोक सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होता है। और जो उनको लगता है कि ये देश के लिए सही नहीं नियम है, गलत है, गलत साबित हो सकता है, तो वो शक्ति रोकने की सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, उनको खारिज किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, जो कि 137 के तहत वो रोक सकते हैं। अब बात करते हैं 143। तो हमने पिछले पढ़े कि जो राष्ट्रपति हो तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी उनको सलाह दे सकते हैं, यानी कि सलाह देना होगा तो वो अनुच्छेद 143 के तहत ही दे सकते हैं। अब बात करते हैं महान्यायवादी, कैग। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का महत्वपूर्ण अंग होता है और वो कानूनी सहायता में भारत सरकार को मदद करता है। ये महान्यायवादी जो उनको जो नियुक्त किया जाता है वो अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। ये भी सर्वोच्च पद होता है। इनको जो ये दोनों को जो नियुक्त करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। अब बात करते हैं अनुच्छेद 148 यानी कि कैग। तो जो 148 इनका जो क्या होता है कि जो भारत के लिए किसी भी प्रकार का जो खर्च होता है, जो व्यय किया जाता है भारत के विकास के लिए या भारत के डेवलप के लिए जो खर्च व्यय किया जाता है वो पूरा लेखा जोखा कैग के पास होता है, यानी कि किस तरीके सही तरीके से हमारे देश के लिए खर्चा हो रहा है, व्यय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो देख रेख करते हैं कैग। और जो ये कैग होते हैं वो सीनियर IAS अधिकारी रैंक के पद होते हैं, यानी पोस्टिंग होता है। और इनको ये दोनों को नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति करते हैं, और इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ये जैसे कि होता है कि 5 साल का 10 साल का, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इनको राष्ट्रपति जब चाहे इनको पद से हटा सकते हैं, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जो कि प्रधानमंत्री की सहायता से परामर्श से ये दोनों को नियुक्त करते हैं। तो ये था हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उसके बारे में हमने आपको बताया। और ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और ये जो आप लोग को टॉपिक जो हम बताए वो UPSC BPSC के साथ साथ और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत सारे अनुच्छेद आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1 वीडियो हम अभी बनाए हैं, इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे। उसमें आपको यहाँ से जहाँ तक बताए हैं उससे आगे आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो आप लोग अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशन, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को इसके बारे में बताइए। और आज के लिए यहीं बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।